अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विजिट एजुकेशन टीवी के इस ऑनलाइन सेशन में आज मैं आप लोगों के लिए 10th स्टैंडर्ड से वर्ल्ड हेरिटेज इस लेसन को लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख सकते हैं। राइट हैंड के ऊपर जो यूट्यूब पर 3 डॉट्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नूर हुदा कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज जो कि 2.6 नंबर पर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो लेसन है काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इसकी तवालत ज़्यादा हुई 20 मिनट से तो हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, वरना एक हिस्से में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वर्ल्ड हेरिटेज के माने होते हैं आलमी विरसा। वो चीज़ें जो हमें विरासत में मिली है इसे हम हेरिटेज कहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ, और वो चीज़ें मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं, मुख्तसर में रखा हूँ ताकि हम उसे जल्दी से वीडियो में कवर कर लें। चिट चैट की एक्टिविटी नंबर 1। सबसे पहले आपको क्लास को ये काम दिया जा रहा है कि फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 स्टूडेंट्स। ईच ग्रुप शुड सेलेक्ट एनी वन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी बर आज़म, एंड शेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच। तो क्लास को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाएगा बच्चों को, और उन ग्रुप्स को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिए जाएंगे, जैसे किसी को एशिया, किसी को अफ्रीका, किसी को नॉर्थ अमेरिका, किसी को साउथ अमेरिका, और उसके मुतालिक फिर आपको मालूमात जमा करना है, जो यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो मैंने यहाँ पे पहले बता दूँ कि मैंने यहाँ पर यूरोप जो बर आज़म है, कॉन्टिनेंट है, उसे मैंने सेलेक्ट किया है एक एग्जाम्पल के लिए। आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो यूरोप में कौन कौन सी सिटीज़ आती है, तो वहाँ की कुछ मशहूर सिटीज़ का नाम मैंने यहाँ पे लिया हूँ, जैसे कि पेरिस, लंदन, बर्लिन, और ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में आते हैं। दूसरा है साइट सीइंग प्लेसेस फॉर टूरिस्ट इंटरेस्ट। सयाहों के लिए यहाँ पे कौन सी देखने के लिए चीज़ें हैं, कौन से शहर हैं, इलाके हैं। तो मैंने पेरिस, बर्लिन, वेटिकन सिटी, वेनिस, जो यहाँ के तारीखी शहर है, उनका जिक्र यहाँ पर किया हूँ। साथ ही साथ चाहे तो आप यहाँ पे कुछ इमारतें, किलों वगैरह के नाम भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फूड स्पेशलिटी कुजीन। यहाँ पे कुजीन पढ़ना है, कजिन नहीं पढ़ना है। यानी यहाँ के कौन से खाने हैं जो बड़े मशहूर है। तो मुख्तसरन यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, हैम, इटालियन फूड बहुत पॉपुलर होता है। फोर्थ एक्टिविटी है वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर आपको जान लीजिए कि पेड़ पौधों को भी वाइल्ड लाइफ में गिना जाएगा, साथ ही साथ जो जानवर वगैरह है वो भी वाइल्ड लाइफ में शामिल है। तो यहाँ पर बेयर, रकून, एंटीलॉप, प्यूमा, इस तरह के जो जानवर हैं पॉपुलर है। मज़ीद जानकारी के लिए आप विकीपीडिया या फिर गूगल से बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मुख्तसरन एक झलक दिखा रहा हूँ। फिफ्थ नंबर पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन एंड वेजिटेशन। ये रीजन के माने यहाँ पे इलाका होता है, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड रिलीजन होता है, वो एक अलग वर्ड है मजहब। यहाँ पर रीजन दिया है, रीजन के माने इलाका होते हैं। तो किस तरह के इलाके यहाँ पर है, कौन से वेजिटेशन यानी सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर पाई जाती है, नबातात यहाँ पर उगते हैं। वेजिटेशन से मुराद नबातात। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि पहला तो ये पेनिनसुला का इलाका है, माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर, ऑलिव यहाँ पर बहुत फेमस होते हैं, साइट्रस फूड और फिग यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर होते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप यूट्यूब और गूगल का सहारा ले सकते हैं। छठे नंबर पर एक्टिविटी है कि ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी किस तरह की है। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सहूलत के लिए एक लिंक शेयर किया हूँ। आप इस लिंक पर जा सकते हैं, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की है। इस पर यह टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। आप यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन से इसे नोट कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में एक ट्रैवल ब्रोकर हमें बनाना है या टूरिस्ट लीफलेट हमें बनाना है। मैंने यहाँ पर वक्त बचाने के लिए उसे भी मुख्तसरन कवर किया हूँ। कहता है कि प्रिपेयर अ टूर ट्रैवल ब्रोकर और लीफलेट ऑफ योर नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस यानी मकामी इलाका जहाँ आप रहते हैं। अब देखिए, हर स्टूडेंट क्योंकि अलग अलग इलाके से ताल्लुक़ रखता है, तो उसका ये आंसर अलग अलग पॉसिबल है। मैंने यहाँ हमारे शहर भुसावल और अतराफ़ का जायज़ा लेते हुए यहाँ की चीज़ों के मुतालिक एक मुख्तसर सा खाका तैयार किया हूँ। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो खुद भुसावल जंक्शन यहाँ पर हो सकता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जलगांव या औरंगाबाद है। नियरेस्ट बस स्टैंड दोबारा से भुसावल। उसी तरह से कहता है कि टॉप 5 स्पॉट्स टू विजिट, कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हैं घूमने फिरने लायक यहाँ पर। तो ताप्ती रिवर है, रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस है, हथनूर डैम यहाँ का, पेपर मिल और वाटर पार्क यहाँ पे फेमस है। इसी तरह से दूसरी एक और एक्टिविटी है स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस प्लेस स्पॉट। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी क्या खासियतें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ताप्ती रिवर, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे बता दूँ मैं आप लोगों को, मैंने इसे वन ऑफ द बिगेस्ट कहा, मैंने इसे द बिगेस्ट रिवर नहीं कहा। यानी ये मशहूर दरियाओं में से, सबसे बड़े दरियाओं में से एक दरिया है महाराष्ट्र के। उसी तरह से रेलवे स्टेशन भी जो है हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन एशिया, मैंने इस तरह से इसे कहा हूँ। इसी तरह से आप दूसरी चीज़ों के मतलब मालूमात जमा कर सकते हैं। फिर दिया है कि हैव फन एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आप अपने तफरीहात के लिए क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मूवी थिएटर्स है, वाटर पार्क्स है, सूर्या गार्डन यहाँ पर फेमस है, स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पर है, वगैरह वगैरह। फिर क्वेश्चन है माउथ वाटरिंग स्पेशल कुजीन, मुंह में पानी आ जाए ऐसे यहाँ के मशहूर खाने वगैरह या खाने की चीज़ें क्या है। तो मैंने एक यहाँ का फेमस गोश्त मांडा, बैगन का भरित, पुलाव, वड़ा पाव और गुलाब जामुन का जिक्र किया हूँ। और फिर इसके बाद है अदर नियर साइट सीइंग स्पॉट्स, और आसपास के इलाकों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने अतराफ में दिखा सकते हैं। तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, गिरना डैम, आर्यन पार्क, फिल्टर हाउस, यहाँ पे मैंने चंद का जिक्र किया हूँ। इसके बाद हमारे कोर्स बुक में कुछ इमेजेस दी जा रही है, जैसे ये आप देख सकते हैं मशहूर एलोरा केव्स है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से टाइपिंग करते वक्त, एलोरा केव्स। दूसरा ये दिखाया जा रहा है, ये इमारत ओपेरा हाउस सिडनी की है। उसके बाद ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट है और ये अमेज़ॉन के जंगल है। अब आइए मैं आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हुए साथ ही साथ एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है यानी आलमी विरासत की जगह, साइट से मुराद जगह, ये ऐसी जगह होती है जिसको यूनेस्को तय करता है। डिटरमाइंड के माने होते हैं तय करना, और दूसरा यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बड़ा अच्छा सा एब्रीविएशन है यानी शॉर्ट फॉर्म है, आप इसे याद कर लीजिए, अक्सर जनरल नॉलेज के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यूनेस्को एक तंजीम है जो इस तरह के आलमी विरासत की जगहों को डिटरमाइन करता है यानी तय करता है। टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, और ये चीज़ें जगह वो होती है जो हमारे लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट यानी नुमाया, अहम, इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी दौर के लिए जिसमें हम जी रहे हैं, वहाँ पर ये सकाफती तौर पर या कुदरती तौर पर ये जगह बड़ी अहम है। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ये जो जगह हैं इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, हिफाजत की जाती है और मेंटेन यानी इसका नज़्म नस्ख रखा जाता है, इसको संभाला जाता है, इसकी निगहदाश्त की जाती है। और किसके ज़रिए की जाती है? इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत ये काम किया जाता है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक ग्रामर दिया जाए, और पहला इसमें ग्रामर मैं चाहता हूँ इस हाईलाइटेड में कि आप लोग इसको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में, हम चेंज द वॉइस कहते हैं, कन्वर्ट करना है। तो दिया गया जुमला पहले आप गौर कीजिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। आप गौर करेंगे द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय का इस्तेमाल दिख रहा है, ये एक पैसिव सेंटेंस है, इसको एक्टिव बनाना है। आप देखेंगे दिए गए इस सेंटेंस में सबसे पहले द साइट्स दिया है, फिर आर का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बाय का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। एक्टिव बनाते वक्त इन दोनों को हमें निकाल देना है और हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, यहाँ तक से स्टार्ट करना है हमें, टी को कैपिटल कर दिया जाएगा, प्रोटेक्ट्स बन जाएगा एंड मेंटेन्स बन जाएगा, और द साइट्स जो सबसे शुरू में था इसे हम आखिरी पर लेकर जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर बनेगा। कंटिन्यू करते हैं। विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो इसे एडमिनिस्टर करती है यानी इसका नज़्म नक्श संभालती है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस डेट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, दे वेरी इन टाइप एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। वर्ल्ड हेरिटेज के इलाके ये ऐसी जगहें हैं जो कि सकाफती तौर से और कुदरती एतबार से जुदा जुदा हो सकती है। इसमें शामिल है जंगलात, नहरें, मॉन्यूमेंट्स यानी तारीख़ी इमारतें बनाई हुई इमारतें, और शहर भी हो सकते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए दो सवाल जो साइड लाइन में दिए गए हैं उनको सॉल्व करने में मदद किया हूँ। जैसे पहला है व्हाट सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट शुड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव, इनकी क्या अहमियत है? तो जवाब दिया जा रहा है कि इनकी अहमियत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस डेट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। उसी तरह से एक दूसरा है व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? जवाब है दे इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सिर्फ कल्चरल इलाका हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ नेचुरल इलाका हो, लेकिन एक तीसरी किस्म भी बताई जा रही है जहाँ पे कल्चरल और नेचुरल दोनों का कॉम्बिनेशन भी मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल माउंट होंगशेन इन चाइना is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics.
बताया जा रहा है चाइना में एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट हॉन्गशेंग। ये तारीखी एतबार से, कल्चरल के एतबार से, साथ ही साथ क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ पे दोनों बातों का ये कॉम्बिनेशन है। हो सकता है इसका कोई तारीखी पस मंज़र भी हो, साथ ही साथ ये इलाका खूबसूरती के एतबार से भी खूबसूरत हो, तो दोनों इसमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है, इसलिए ये इलाका कॉम्बिनेशन में शामिल किया गया है। वर्ल्ड सॉरी मेन हेडिंग पढ़ेंगे इसके बाद। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तारीख दिखाई जा रही है। ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s। बताया जा रहा है कि कल्चरल साइट्स को इस तरह से बचाना, इसकी हिफाजत करना, ये चीज़ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू से ही इसकी बात लोगों में होने लगी थी। आलमी सतह पे लोग इसकी बातें कर रहे थे कि जी हाँ, हमें इस तरह के इलाकों को बचाना है। लेकिन 1950 के बाद से इसमें मोमेंटम आया। मोमेंटम आना यानी रफ्तार का बढ़ना, यानी बातें तो पहले से हो रही थी कि हमें हेरिटेज साइट्स को बचाना है, लेकिन इसमें जो रफ्तार बढ़ी है वो 1950 के बाद बढ़ी है। अब यहाँ कुछ बातें हमें गौर करना है। जैसे मैंने जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हूँ इस सेंटेंस को, पहला तो ये कि इसमें देखिए, आप देख रहे हैं ऑल्दो से जुमला स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में ऑल्दो को निकालने के लिए कहा जाता है रिमूव ऑल्दो, या इसी ग्रामर को एक दूसरे अंदाज में यूज बट का भी कहा जाता है। बड़ा आसान से ग्रामर है, आप पूरे सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले आपको करना ये होता है कि इस ऑल्दो को यहाँ से रिमूव कर देना है और टी को कैपिटल कर देना है। और उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉमा का इस्तेमाल है, उस कॉमा को हटाकर आपको BUT बट का यूज़ कर लेना है। बस इतना ही कर आपका ये ग्रामर सॉल्व हो जाता है, कॉमा की जगह बट का इस्तेमाल। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, 1950s ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा उस वक्त होता है बच्चों जब मुसन्निफ़ 1950 का साल नहीं बल्कि 1950 से लेकर 1959 इन 9-10 सालों का अरसा वो जब बयान करना चाहता है तो वो उसे एस लगाकर जाहिर करता है, 1950s कहता है। यानी इसमें 1951, 52, 53, 55, 56 से लेकर 1959 तक का पूरा दौर शामिल है। उसी तरह से एक वर्ड यहाँ पे सेंचुरी आया है। सेंचुरी के माने सदी होते हैं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के वक्फे को हम सेंचुरी कहते हैं। In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River। 1954 में ये हुआ कि मिस्र, यानी जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, वहाँ पर एक डैम बनाने का इरादा वहाँ की हुकूमत ने तय की, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब यहाँ पर वो चाहते थे कि नील नदी का पानी कंट्रोल किया जा सके, नील नदी के पानी को जमा किया जा सके। जी हाँ, ये वही तारीख़ी नील नदी है जहाँ पर फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया था। मैंने आप लोगों की दिलचस्पी के लिए यहाँ उस डैम की तस्वीर इंटरनेट से हासिल किया हूँ। साथ ही साथ इस डैम को बनाने के लिए जो दिक्कत आ रही थी, यानी अबू सिम्बल का जो मंदिर है वो ये मंदिर है जिसे वो लोग वहाँ से हटाना चाहते थे, जिसकी वजह से डैम के तामीर में तकलीफ हो रही थी। कंटिन्यू करते हैं। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स। पहले इब्तिदा में, इनिशियल यानी इब्तिदा में जो प्लान था उसकी वजह से ये हो रहा था कि पूरी वादी में पानी भर जाता था और जो हमने अभी अबू सिम्बल का मंदिर देखे वो उसमें डूब जाने वाला था। एंड स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट आर्टिफैक्ट्स, और वहाँ पे बहुत सारे स्कोर्स यानी बहुत सारे इजिप्ट के जो आर्टिफैक्ट थे, यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, यानी उस ज़माने की कदीम, आप जानते हैं कि मिस्र जो अपने तारीख़ के लिए बड़ा मशहूर है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें डूब जाने वाली थी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, आर्टिफैक्ट्स यानी इंसान की बनाई गई चीज़ें, और दूसरा है स्कोर्स ऑफ, जिसके माने होते हैं बहुत सारे। तो ये डूब जाने वाले थे। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड द आर्टिफैक्ट्स, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। आखिरकार 1959 में यूनेस्को ने एक तहरीक शुरू किया, और इंटरनेशनल कैंपेन यानी आलमी तहरीक शुरू किया, डेट कॉल फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। आखिरकार ये तय किया गया कि अबू सिम्बल के मंदिर और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हें वहाँ से डिसमेंटल कर लिया जाए। डिसमेंटल करने के माने होते हैं जुदा जुदा कर लेना। एक चीज़ जो पूरी तरीके से सलीके से जुड़ी हुई हो, बंद हो, उसे खोलकर अलहदा अलहदा कर लिया जाता है, इसे डिसमेंटल करना कहते हैं। एंड मूवमेंट यानी हरकत देकर कहीं और ले जाना। इस तरह से यह तय किया गया कि उस पूरे मंदिर को वहाँ से उठा लिया जाए बड़ी मशीनों के ज़रिए और उसे दूसरी जगह ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाए। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड यूनाइटेड स्टेट्स $80 मिलियन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके
हटाने के लिए पूरा खर्चा तकरीबन $80 मिलियन का था। $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग 50 मुल्कों ने मिलकर $50 मिलियन की खती रकम जमा की। Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. तो इस तरह की एक आलमी तंजीम बनाना तय हुआ जो कल्चरल हेरिटेज को हिफाजत कर सके। हमारे सकाफ़ती विरसे की हिफाजत के लिए एक इंटरनेशनल तंजीम का शुरुआत की गई। इसके बाद शॉर्टली देयर आफ्टर, उसके कुछ ही देर बाद, थोड़ी ही दिनों बाद, इन 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। तो वाइट हाउस जो अमेरिका में है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई अमेरिका में, जिसका मकसद ये था कि इस तरह की जो कल्चरल साइट्स वगैरह है जो कि न सिर्फ तारीख़ी एतबार से अहम है बल्कि नेचुरल कुदरती भी है और साथ ही साथ खूबसूरत जगह है भी जो दुनिया की है आलम में, उनकी हिफाजत के लिए 1965 में इस तरह का इजलास मुनक़िद किया गया। यहाँ पे ये बताते चलूँ कि ये जो येलो हाईलाइटेड एरिया है, इसी के बाजू में हमारा साइडलाइन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। व्हाई डिड अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट? तो ये उसका एक हल्का सा इशारतन आंसर है। उसी तरह से ऊपर एक हमारा ये आंसर, यहाँ पर एक क्वेश्चन गया था, व्हाई डिड यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959? तो यहाँ पर मैंने उसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया हूँ। फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स, यानी कि अबू सिम्बल टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। लेट्स कंटिन्यू। फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप्ड सिमिलर गोल्स। उसी तरह 1968 में नेचर की कंजर्वेशन के लिए, यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कंजर्वेशन के माने तहफ़्फ़ुज़, ये वर्ड कंजर्व से बना है, कंजर्वेशन नाउन। तो एक इस तरह का आलमी इनकी तंजीम शुरू हुई जिसका मकसद भी तकरीबन ऐसा ही था, सिमिलर गोल थे इनके भी, इनके मकासद एक जैसे ही थे। एंड प्रेजेंटेड दैम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने अपना मसौदा यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा। ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम में ये ह्यूमन इन्वायरमेंट पर एक इजलास हुआ था, स्वीडन, और जो स्टॉकहोम है वो स्वीडन में है, इन 1972 में। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, इन मकासद को पेश करने के बाद, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज एडॉप्टेड बाई यूनेस्कोज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972। आखिरकार 1972 को नवंबर के महीने में यूनेस्को ने इस जनरल कॉन्फ्रेंस के तहत पूरे अमल को अपने मातहत ले लिया और इस तरह से बाकायदा 1972 से इसका आगाज़ हो चुका। पैराग्राफ चेंज। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये किस तरह से काम करती है, इसकी जिम्मेदारियाँ कैसी है, इसका नज़्म व नस्क यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये चुने कब जाते हैं, किस तरह से चुने जाते हैं, कितनी इनकी मियाद होती है, बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये जिम्मेदार है इस बात की कि वो तय करती है कि किस तरह से आलमी पैमाने पर अलग अलग हेरिटेज साइट्स को चुना जाए यूनेस्को के मातहत। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए, व्हाट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर? अब ब्लू कलर से मैंने उसका एक आंसर हाईलाइट किया हूँ। उसी के बाद कंटिन्यू। द कमेटी मीट्स वंस अ ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year टर्म बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। बताया जा रहा है कि इसमें 21 स्टेट पार्टीज़ है, 21 अलग अलग मुल्कों से इसकी लोग चुने जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स के माने होते हैं नुमाइंदे, और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जनरल असेंबली में इनका इंतखाब किया जाता है, वो भी 6 सालों के लिए। द स्टेट पार्टीज़ आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। ये जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं इनकी अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पहचानती है और फिर नॉमिनेट करती है, यानी नामजद करती है कि हाँ इस फला जगह को यूनाइटेड नेशंस के तहत हमारी कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसका भी एक आंसर हाईलाइट किया हूँ, देखिए, व्हाट डज़ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ, इस तरह से। तो इसमें 21 स्टेट पार्टीज होती है जो कि 6 सालों के लिए चुनी जाती है। लेट्स कंटिन्यू। विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आखिरकार वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है, तो ये स्टेट पार्टीज़ अपने अपने इलाकों से, टेरिटरी के माने इलाका होता है, तो इन टेरिटरी से वो अपने अपने नामजद करते हैं कि हाँ इन इलाकों को भी शामिल किया जाए।
अब ये देखते हैं कि जब किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को चुना जाता है तो कौन कौन सी बातें उसमें गौर की जाती है, वो किन मराहिल से गुजरती है, यहाँ पे उनका पूरा बयान दिया जा रहा है। देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 5 मरहलों से गुजरकर किसी साइट का ऐलान किया जाता है कि हाँ भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वो 5 स्टेप्स क्या होंगी, अब देखते हैं हम वक्त में। The first of which is for a country or a state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites। सबसे पहले स्टेट पार्टी जो होती है या कोई एक देश जो होता है, कंट्री जो होता है, वो अपने पास एक इन्वेंट्री तैयार करती है। इन्वेंट्री के माने होते हैं वो चीज़ें जो आपके पास पहले से मौजूद है, और वो देश या वो स्टेट पार्टी अपनी उन जगहों को जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट होती है कल्चरल या नेचुरल के अतबार से, वो एक उसकी पहली लिस्ट तैयार करती है। दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। हाँ, ये जो पहली लिस्ट हमारी तैयार हुई है इन कंट्रीज़ के पास, इसे टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है, यानी एक ऐसी लिस्ट जो पहले मरहले में, इब्तदाई मरहले में बनाई जाती है। एंड इट इज़ important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब उस वक्त तक नॉमिनेशन नहीं दिया जाता है किसी भी जगह को जब तक कि वो टेंटेटिव साइट में शामिल ना हो। यानी जब भी किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल होना होता है तो सबसे पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होना पड़ता है। नेक्स्ट कंट्रीज आर देन एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट। फिर उसके बाद जो कंट्रीज़ या ममालिक है वो अपनी इन टेंटेटिव लिस्ट से नॉमिनेशन हासिल करते हैं कि हाँ ये जो इलाका है इसको हमें नॉमिनेशन के लिए भेजना चाहिए। टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल। द थर्ड स्टेप इज, अब तीसरी मरहला, अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। फिर 2 एडवाइजरी बॉडीज़ भी है, इनका काम है मशवरा देना। ये बॉडीज़ यानी ये इस तरह की कमेटी है जिनका काम होता है मशवरा देना कि हाँ जो अब इनके पास जो प्रस्ताव लाया गया है, जो मसौदा इनके पास लाया गया है, वो अगले मरहला को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। एंड साइट्स द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन हु देन मेक रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और फिर बाद में ये जो कंजर्वेशन यूनियन है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये रिकमेंडेशन देती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास कि हाँ ये इलाके को चुना जा सकता है। अब आइए यहाँ पे बाजू में हम साइडलाइन क्वेश्चन देखते हैं। Who makes the recommendations to the World Heritage Committee? तो मुख्तसर आंसर ये हो जाएगा 2 एडवाइजरी बॉडीज़। लेकिन अगर हमें समझाना है कि वो 2 एडवाइजरी बॉडीज़ क्या है, क्या काम करती है, तो ये पूरा ब्लू हाईलाइटेड एरिया। लेट्स कंटिन्यू। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की साल में एक बार मुलाकात होती है। टू रिव्यू, जायज़ा लेने के लिए, दीज रिकमेंडेशंस, ये जो उनको तजावीज़ पेश की गई है, रिकमेंडेशन दिया गया है, तो इस पर गौर फिक्र करने के लिए वो साल में एक बार मिलते हैं। एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और फिर वो लोग तय करते हैं कि हाँ इतने सारे जो हमारे सुझाव आए हैं, मशवरे आए हैं, इनमें से कौन सा चुना जाए। फाइनल यानी जो फैसला होता है वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लेती है। इसी के आगे, द फाइनल स्टेप इज बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी जो इतने सारे लोगों इलाकों के नाम आते हैं तो उन्हें 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जांचा जाता है। यानी सिलेक्ट करने से पहले उन्हें 10 अलग अलग जांचों पे देखा जाता है कि कम से कम उनमें एक खासियत होनी चाहिए। अगर किसी शहर या किसी इमारत या किसी नेचुरल या हिस्टोरिकल जगह का जब नाम पेश किया जाता है तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखती है कि उसे कम से कम 10 में से एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसकी बिना पर उसे ऐलान किया जा सके। इफ़ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया, अगर उसे ये क्राइटेरिया मिल जाता है, इट कैन बी इंस्क्राइब्ड, तो उसका नाम इंस्क्राइब कर दिया जाता है। अगर फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पे ताजमहल हमें हमारे हिंदुस्तान की जानिब से उसका नाम पेश किया गया, तो जब ये 10 में से एक उसकी शर्त पूरी हो जाती है, क्राइटेरिया मुराद मेयार या शराइत, जब वो पूरी हो जाती है तो फिर उसका नाम इंस्क्राइब कर दिया जाता है। इंस्क्राइब करने के माने होते हैं कुंदा कर देना, नक्श कर लेना या दर्ज कर लेना। ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट उसका नाम दर्ज कर लिया जाता है। वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस एंड इज चोजन, इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट सिट्स। जब किसी जगह का ऐलान कर दिया जाता है कि हाँ इसका इंतखाब किया जा चुका है, तो अब ये उस देश की मिल्कियत बन जाती है जिस इलाके में वो आता है। बट इट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन साथ ही साथ वो शहर या वो इलाका या वो इमारत इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसकी हिफाजत करे, उसकी देख रेख वगैरह करे। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की किस्में या अक़साम। As of 2009, there are 890 World Heritage Sites that are located in
148 कंट्रीज मैप। 2009 के मुताबिक बताया जा रहा है कि उस वक्त दुनिया में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, जो कि तकरीबन 148 ममालिक में थी। यहाँ पर मैप बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए 148 देश इस वक्त दुनिया में नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा है। लेकिन मामला यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ की सरहदों को लेकर आपस में एक दूसरे से झगड़ा है, या फिर कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्हें बाज़ मुल्क तस्लीम करते हैं और बाज़ तस्लीम नहीं करते, इसलिए इसकी वेरिएशन अलग अलग जगह पर आपको मुख्तलिफ मिलेगी। कहीं पर आपको मुल्कों की तादाद 155 या 193 भी मिलेगी, और कहीं कहीं पर आपको 256 भी मिलेगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 148 ममालिक है जिनमें इस तरह की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई गई है। 689 ऑफ दीज साइट्स आर कल्चरल। इसमें से 689 जो है वो हमारे कल्चरल किस्म की है। इंक्लूड प्लेसेस लाइक सिडनी ओपेरा हाउस, उसमें से एक मिसाल है ओपेरा हाउस सिडनी का। ये ओपेरा हाउस सिडनी की एग्जांपल है। इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरा बताया जा रहा है कि हिस्टोरिक सेंटर है जो वियना में है, और वियना शहर ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे बच्चों को बता देना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया एक बर्र-ए-आज़म भी है, और ऑस्ट्रेलिया एक यूरोप का एक छोटा सा मुल्क भी है। 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशंस एज द यूनाइटेड नेशंस येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स। बताया जाता है कि अमेरिका का येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, ये दो ऐसे इलाके हैं जो कुदरती हमारे विरसों में शामिल है। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स्ड। EI, यहाँ पर EI को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है बच्चों। EI का जो फुल फॉर्म होता है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका फुल फॉर्म होता है इड एस्ट, यानी कि इसका मानी होगा जैसे कि, या इंग्लिश में डेट इज़। नेचुरल एंड कल्चरल। पेरूज माचू पिच्चू इज़ वन ऑफ दीज। पेरू का एक माचू पिच्चू करके एक इलाका है, वह एक ऐसा इलाका है जो नेचुरल साइट भी है, साथ ही साथ कल्चरल साइट भी है। इस तरह से हमें पता चलता है कि 3 अक़साम हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की है, एक नेचुरल, दूसरी कल्चरल, और तीसरी ऐसी जो नेचुरल और कल्चरल दोनों होती है, जैसे मिसाल के तौर पे पेरू का शहर माचू पिच्चू। इटली हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44। इटली में 44 ऐसे मकामात है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और ये हाईएस्ट नंबर है किसी भी देश के लिए। अब पेज नंबर 78। इंडिया हैज़ 36, 28 कल्चरल एंड 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में 36 मकामात है, जिसमें से 28 मकामात कल्चरल के हैं, 7 मकामात कुदरती हैं, और एक ऐसा है जो कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जोग्राफिक जोन्स। बताया जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने दुनिया को 5 जोग्राफियाई हिस्सों में बांट दिया है, which include Africa, Arab states, Asia Pacific, including Australia and Oceania, Europe and North America, and Latin America and the Caribbean. मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए गूगल से इस तरह का एक नक्शा हासिल किया हूँ, जिसमें आपको ये जोग्राफिक रीजन जो है थोड़े समझने में आसानी होगी। जैसे इस तरफ से ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है उसको जोग्राफी एतबार से ओशिनिया में शामिल किया जाता है, उस तरह से अमेरिका का इस तरफ का इलाका जो है कैरिबियंस में शामिल किया जाता है। बीच में जो रेड और ऑरेंज जैसा इलाका दिखाई दे रहा है वो मिडल ईस्ट है, जिसको हम अरब स्टेट कहते हैं वगैरह। हेडिंग चेंज होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो ख़तरे में है। Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage sites are in danger of being destroyed or due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acidic rain. अब देखिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इनके बर्बाद होने की या इनके नुकसान होने की बहुत सारी वजूहत है, जिसमें से एक बताई गई वॉर यानी जंग। इसके अलावा पोचिंग के वैसे माने होते हैं जानवरों का छुपकर गैर कानूनी तरीके से शिकार करना। यहाँ पर हो सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफत आती है जैसे अर्थक्वेक, भूकंप या जलजला हम जिसे उर्दू में कहेंगे। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन के माने होते हैं शहर का फैलना, शहर का वसी होना। ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है कि अब तेज़ी से इस तरह से शहर बढ़ रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, इमारती तारीख़ी इमारतें हैं, उनको महफूज रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। इसी तरह से हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, अगर बहुत ज़्यादा सयाह पर्यटक कहीं पर आते हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है बाज़ दफ़ा।
उसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल जैसे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हवाई आलूदगी, एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश वगैरह, ये सब चीज़ें नुकसान पहुंचा रही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स that are in danger are inscribed on a separate list of the World Heritage Site in danger. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के पास जो लिस्ट होती है उसमें से एक सेपरेट लिस्ट बनाई जाती है उन इलाकों की जो डेंजर यानी खतरे में हैं, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. और फिर वो अपना उस पैसा जो रिसोर्सेस उन्होंने जमा किया है वो उस जगह के लिए वक्फ किया जाता है, खर्च किया जाता है। In addition, different plans are put into place to protect and or restore the site. और अलग अलग मंसूबे बनाए जाते हैं कि उसकी या तो हिफाजत कर ली जाए या उसे रिस्टोर किया जाए। रिस्टोर करना यानी अपनी शक्ल में दोबारा से वापस पहले जैसे बना देना। If however, अगर फिर भी a site loses the characteristics which allowed for it to be original included on the World Heritage list, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. लेकिन अगर नुकसान उस जगह को बहुत ज़्यादा हो चुका है कि वो अपनी शनाख्त खो चुका है या पूरी तरह से मिट चुका है, तो आखिरकार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उस इलाके को अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकती है। टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट एट द whc.unesco.org। तुलबा अगर चाहे तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो वेबसाइट है, जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आप इस पर जाकर मज़ीद और तफसीलात के साथ मालूमात पढ़ सकते हैं। अब इसी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी सॉल्व करके आप लोगों की मदद के लिए रखा हूँ। वीडियो का टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं मुख्तसरन बस आप लोगों के सामने आंसर्स रखूँगा, जिससे आप वीडियो को पॉज करके बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि हमें साल दिया गया है और आपको बताना है कि उस साल में क्या अहम वाक़या हुआ था। इसी तरह से एक्टिविटी नंबर 2 में आपको अलग अलग किस्म के नाम पहचानना है। वीडियो को पॉज करके आप ये नाम नोट डाउन कर सकते हैं। सी क्वेश्चन क्योंकि इसका आंसर थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसे नोट करके यहाँ पे आप लोगों के लिए मौजूद रखा हूँ। चौथी एक्टिविटी में हमें बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को क्या खतरात मौजूद हैं, मैंने आपके लिए सॉल्व किया हूँ। पांचवी एक्टिविटी में सवाल है कि हिस्टोरिकल साइट्स को हमें प्रिजर्वेशन के लिए क्या ड्यूटीज़ करना चाहिए, उसका आंसर ये रहा। उसी तरह बी क्वेश्चन है कि हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को क्यों हिफाजत करना है, और सी का जवाब आपके सामने मौजूद है। सिक्स्थ एक्टिविटी में हमें कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल साइट्स को बचाने के लिए हमें क्या ड्यूटीज़ अदा करनी चाहिए। ब्लैक कलर में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है और ब्लू कलर में मैंने उसका आंसर आप लोगों के लिए लिखा हूँ। असल में वो चाहता है कि आप यहाँ पर वी शुड और वी मस्ट इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस फ्रेम कर सके, तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ। जूम करके आप इसे देख लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके आंसर अपने नोटबुक में डाउन लिख लीजिए। सातवीं एक्टिविटी में हमें एक फ्लो चार्ट दिया जा रहा है, जिसमें हमें ये बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब किसी साइट को चुना जाता है तो वो किन मरहलों से होकर चुनी जाती है। ये मराहिल बेतरतीब दिए हुए थे, मैंने आपको उसे हल करके बता दिया हूँ। आप इसे तरतीबवार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उसी तरह से आठवीं एक्टिविटी में हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अलग अलग रोल्स बताए जा रहे हैं, जिसको हमें मैच करना है। टेंथ एक्टिविटी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए जो इकदाम करने हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, उस पर एक स्मॉल पैराग्राफ बनाना है, लिखना है और इसे एक सूटेबल टाइटल भी देना है। इसका आंसर मैंने यहाँ इस तरह से ब्लैक में लिखा हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरा आंसर मैं आपके लिए एक बार स्लो स्पीड में दिखा देता हूँ। ग्यारहवीं एक्टिविटी में हमें 8 ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जो कि कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ उन लफ्ज़ों को ढूंढने के बाद उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तरतीब से जमाना है। आप देखिए, मैंने आपकी सहूलत के लिए इन अल्फाज को जमा किया हूं जो कि कल्चरल हेरिटेज से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इन अल्फाज को, जो कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 बनाकर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा लीजिए।
12वीं एक्टिविटी में हमें ऐसे चार वर्ड्स दिए जा रहे हैं और सामने अलग अलग ऑप्शंस है, हमें उनमें से एक सही ऑप्शन को ढूंढना है। तो डिटरमाइन तय करने के लिए वर्ड होना चाहिए डिसाइड, मॉन्यूमेंट के लिए मेमोरियल बिल्डिंग, सिग्निफिकेंट के लिए इंपॉर्टेंट और डिजास्टर के लिए कैलामिटी। हमारी जो 13वीं एक्टिविटी है उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का ग्रामर, साथ ही साथ एज वेल एज का ग्रामर यूज़ करना है। मैं अभी इस वक्त आपको वीडियो को से मुख्तसर रखने के लिए एज वेल एज के लिए निशानदेही कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने 5 सेंटेंसेस में एंड को हाईलाइट किया हूँ ब्लू कलर में, आपको वहाँ पर एज वेल एज लिख देना है और इस तरह से आपका पहला आंसर बन जाता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, साथ ही साथ हम अगला ग्रामर नो सूनर देन का जो पढ़ने वाले हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। उसी तरह से 15वीं जो हमारी एक्टिविटी है टूरिज्म लीफलेट, वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। प्यारे बच्चों, इस तवील से वीडियो के बाद मैं अब आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखेंगे, साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।